सोचिए एक ऐसा शायर जिसने शायरी को महफिलों से निकालकर सीधे हिंदुस्तान के आम घरों के आंगन में लाकर खड़ा कर दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं फिराक गोरखपुरी की। और आज चलिए उनकी ही दुनिया में चलते हैं। चलिए फिराक के इसी शेर से शुरुआत करते हैं। ये बस एक लाइन नहीं है, पता है, ये एक तरह से एक युग का अंत है और आने वाली पीढ़ी को सौंपी गई एक विरासत। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये साज़े गज़ल है क्या, जिसे संभालने की जिम्मेदारी फिराक हम पर छोड़ गए। तो फिराक की आवाज इतनी नई क्यों मानी जाती है? देखिए, इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें उस दौर की शायरी को समझना होगा जिसमें वो लिख रहे थे। उस दौर में उर्दू शायरी ज्यादातर हुस्न इश्क और कह सकते हैं रहस्यवाद के दायरे में ही सिमटी हुई थी। आम जिंदगी, उसके छोटे मोटे पल, ये सब शायरी से लगभग गायब थे। और बस इसी परंपरा को फिराक ने तोड़ा। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? फिराक ने इसके लिए कोई नए भारी भरकम शब्द नहीं बनाए। नहीं, उन्होंने शब्द वही पुराने उठाए, पारंपरिक, लेकिन उनका मतलब बदल दिया। उन्हें हिंदुस्तान की मिट्टी से, यहाँ के आम इंसान के तजुर्बों से जोड़ दिया। और कमाल देखिए, उनके हाथों में आकर समाज का दुख दर्द भी ऐसा लगा जैसे वो अपना ही कोई निजी गम हो। तो सवाल फिर वही है, शायरी को देखने का ये बिल्कुल नया नजरिया, ये आया कहाँ से? इसका जवाब हमें मिलता है उनकी अपनी जिंदगी के सफर में। तो ये हैं रघुपति सहाय, वही जिन्हें हम और आप फिराक गोरखपुरी के नाम से जानते हैं। ये बस एक शायर नहीं थे, ये वो इंसान थे जिन्होंने भारतीय साहित्य की धारा ही मोड़ दी। और सच कहूं तो उनकी अपनी जिंदगी की कहानी किसी नज़म से कम नहीं है। सोचिए जरा, डिप्टी कलेक्टर का इतना बड़ा पद ठुकराकर स्वराज आंदोलन में कूद पड़ना, फिर देश के लिए 1.5 साल जेल में रहना और उसके बाद अपनी पूरी जिंदगी साहित्य और शिक्षा के नाम कर देना। ये सब क्या दिखाता है? यही कि उनके लिए देश की आज़ादी और साहित्य की आज़ादी ये दो अलग अलग बातें थी ही नहीं। और उनके काम का लोहा दुनिया ने भी माना। साहित्य अकादमी हो या फिर भारत का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार, देश के हर बड़े सम्मान ने फिराक के फन को सलाम किया। लेकिन सवाल यह है कि फिराक ने अपनी इस बिल्कुल नई सोच को शायरी में ढाला कैसे? मतलब उन्होंने कौन सा फॉर्म चुना? उन्होंने एक बहुत ही खास फॉर्म चुना और उसे ऐसा अपना बनाया कि वो उनकी पहचान ही बन गया। वो फॉर्म था रुबाई। हाँ, रुबाई ही फिराक का हथियार बनी। सिर्फ 4 लाइनों की एक छोटी सी नज्म, लेकिन इन 4 लाइनों में ही वो रोजमर्रा की जिंदगी की ऐसी तस्वीरें खींच देते थे कि पूरी की पूरी कहानी आंखों के सामने आ जाती थी। तो ये रुबाई होती क्या है आखिर? बहुत आसान है। ये 4 लाइनों की एक नज्म होती है। इसकी पहली, दूसरी और चौथी लाइन की तुक मिलती है, ए बी ए, कुछ इस तरह। लेकिन तीसरी लाइन वो आज़ाद होती है और बस यही छोटी सी बनावट शायर को एक बहुत गहरी बात कहने का मौका दे देती है। चलिए अब देखते हैं कि फिराक ने इस रुबाई का इस्तेमाल किया कैसे। कैसे उन्होंने आम से दिखने वाले पलों को हमेशा के लिए खास बना दिया। देखिए, फिराक के लिए ईश्वर या दिव्यता कोई अलग आसमान में रहने वाली चीज नहीं थी। उनका मानना था कि जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं, जो भौतिक है, वही दिव्य भी है। ईश्वर कहीं दूर नहीं है, वो तो एक बच्चे के चेहरे की मासूम चमक में है, माँ की गोद की गर्माहट में है। जरा इस तस्वीर को महसूस कीजिए। एक माँ है जो आंगन में खड़ी है और गोद में उसका चांद का टुकड़ा है। वो उसे हाथों पर झुला रही है और बच्चे की खिलखिलाहट पूरे माहौल में गूंज रही है। कितना सादा पर कितना गहरा मंजर है ये। अब एक और तस्वीर देखिए। एक बच्चा है और हर बच्चे की तरह वो चांद के लिए जिद कर रहा है। अब माँ क्या करे? वो उसे कैसे समझाए? तो माँ क्या करती है, वो उसे एक आईना दे देती है और कहती है, देखो चांद तो इस आईने में उतर आया है। और बस बच्चे की दुनिया में तो यही सच है। उसके लिए आईने में जो दिख रहा है वही असली चांद है। उसकी कल्पना के आगे कोई और दुनिया है ही नहीं। और अब जरा त्योहारों की रौनक देखिए। दिवाली की शाम है, घर बिल्कुल लिपा पुता सजा हुआ। माँ चीनी के जगमगाते खिलौने लेकर आई है और उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक है जब वो बच्चे के नन्हे से घरौंदे में दिया जलाती है। यही तो है दिवाली की असली खुशी, है ना? अब रक्षाबंधन की सुबह का ये मंजर देखिए। सावन का महीना है, आसमान में हल्की हल्की घटा छाई हुई है और ऐसे में एक बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांध रही है और उस राखी के लच्छे बिजली की तरह चमक रहे हैं। सोचिए, फिराक ने भाई बहन के इस प्यारे से रिश्ते को सावन की घटा और बिजली की चमक से जोड़ दिया,
इसे हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो इन सारी तस्वीरों को देखने के बाद एक सवाल मन में आता है, फिराक की विरासत असल में है क्या? आज वो हमारे लिए क्या मायने रखते हैं? सीधे शब्दों में कहें तो उन्होंने शायरी को वापस आम लोगों तक पहुंचाया। उन्होंने हिंदुस्तानी घरों के छोटे छोटे सुख दुख को अपनी आवाज़ दी, और सबसे बढ़कर उन्होंने एक ऐसी ज़बान बनाई जिसमें हिंदी की मिठास थी, उर्दू की नज़ाकत थी और गांव की बोली की सादगी भी थी, सब कुछ एक साथ। और ये कोई छोटी बात नहीं थी। फिराक का काम सिर्फ शायरी नहीं था, वो एक बहुत बड़े सपने को सच कर रहे थे। पता है कौन सा सपना? ये वही हिंदुस्तानी ज़बान थी जिसका सपना महात्मा गांधी देखते थे। एक ऐसी भाषा जो पूरे देश को एक धागे में पिरो सके, जिसे हर कोई, हर आम इंसान आसानी से बोल भी सके और समझ भी सके। और आखिर में फिराक की शायरी हमारे लिए यही एक सवाल छोड़ जाती है। उनकी नज़में, उनकी रुबाइयात हमें बार बार याद दिलाती हैं कि ज़िंदगी के सबसे बड़े सच, सबसे गहरी बातें वो अक्सर छोटे छोटे मामूली से पलों में ही छुपी होती हैं। उन पलों में जिन्हें हम शायद रोज़ देखते हैं पर ध्यान नहीं देते। तो सवाल बस इतना सा है कि क्या हम उन्हें देखने के लिए एक पल रुकते हैं?